हाँ, नमस्कार साथियों। आज हम बीए सेकंड ईयर के लिए टॉपिक लेकर आए हैं स्विस संविधान की संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम इन स्विट्ज़रलैंड्स कॉन्स्टिट्यूशन। संघीय व्यवस्था के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। बीए प्रथम वर्ष का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें जो टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, जो शासन के अलग अलग रूप हैं, जिनमें आपने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी भी पढ़ा है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी भी पढ़ा है, फेडरल सिस्टम, यूनिटरी सिस्टम। तो स्विट्ज़रलैंड ने संघीय मॉडल को अपनाया है। 23 कैंटन हैं वहाँ। कैंटन यहाँ अपने प्रांतों की तरह वहाँ कैंटन हैं और उनका अपना एक संघ है और 23 कैंटन ने मिलकर संघ जो स्विस संघीय व्यवस्था का निर्माण किया है। स्विस संविधान में संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है। यह जो स्विट्ज़रलैंड में अभी संघीय व्यवस्था काम कर रही है, तो इसके हम कुछ मापदंड बता रहे हैं, कुछ विशेषताएं बता रहे हैं जो इस बात को प्रमाणित करती है कि स्विट्ज़रलैंड में संघीय व्यवस्था है। सबसे पहले तो संघीय व्यवस्था की एक विशेषता मानी जाती है कि वहाँ लिखित और कठोर संविधान होना चाहिए। तो स्विट्ज़रलैंड में ये दोनों ही बात लागू होती है। वहाँ संविधान लिखित भी है, जो हमने बताया था कि वो अप्रैल 1999 में लागू हुआ है, 98 में बनकर तैयार हुआ था। कठोर है। कठोर तो इतना भी है कि वो अमेरिकी संविधान से भी ज़्यादा कठोर है, क्योंकि अमेरिकी संविधान में संशोधन केंद्र और राज्य दोनों मिलकर करते हैं। यद्यपि वहाँ राज्यों का 3/4 बहुमत चाहिए होता है, लेकिन स्विस संविधान में तो जनता से भी रेटिफिकेशन होना ज़रूरी होता है। कैंटन के से तो अनुमोदन चाहिए ही चाहिए। तो वो इस मायने में और भी कठोर हो जाता है। तो है फिर सवाल उठता है कि ये कठोर और लिखित संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि अगर संविधान लिखित नहीं होगा तब ये आशंका बनी रहती है कि केंद्र और राज्यों के मध्य जो शक्ति विभाजन है उसमें अस्पष्टता आ जाएगी, वहाँ टकराव पैदा होंगे। और अगर संविधान कठोर नहीं होगा तब केंद्र मनमाने तरह के तरीके से संविधान में संशोधन करके राज्यों की शक्तियों को कम कर सकता है। तो इसलिए संविधान को कठोर बनाया गया है और राज्यों का जो रोल है वो संविधान संशोधन में रखा गया है, ताकि संविधान में ऐसे संशोधन नहीं किए जाएं जो संघीय ढांचे को नष्ट करते हों। फिर एक विशेषता होती है कि शक्तियों का विभाजन होता है, जो सेपरेशन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर होता है, एक सेपरेशन ऑफ पावर होता है। तो यहाँ डिवीजन ऑफ पावर होता है संघीय व्यवस्था में, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। तो शक्ति विभाजन स्विस संविधान में मौजूद है, लेकिन स्विट्ज़रलैंड में जो शक्ति विभाजन, हालांकि इसके साथ हम भारत के साथ भी कंपैरिजन करेंगे इसी में ही कि भारतीय संघीय व्यवस्था और स्विस संघीय व्यवस्था में क्या अंतर है। तो पहले हम शक्ति विभाजन की बात कर रहे हैं। स्विस संविधान में शक्ति विभाजन गणना और अवशेष के सिद्धांत के आधार पर हुआ है, अर्थात केंद्र की शक्तियाँ गिना दी गई हैं कि आपके ये विषय होंगे, बाकी सब प्रांतों के पास। तो वहाँ ये सब है। फिर उच्च सदन में वहाँ समान प्रतिनिधित्व रखा गया है। एक आदर्श संघीय व्यवस्था में ये उम्मीद की जाती है कि प्रांतों का जो प्रतिनिधित्व है वो केंद्र में जो उच्च सदन होता है, केंद्रीय जो व्यवस्थापिका के उच्च सदन में प्रांतों का प्रतिनिधित्व समान रखा गया है। जैसे अमेरिकी संविधान में है कि वहाँ सीनेट में 100 सदस्य हैं, 50 राज्य हैं और हर राज्य से 2 हैं। चाहे वहाँ आबादी कितनी भी हो, ज़्यादा हो कम हो, प्रदेश कितना भी बड़ा हो छोटा हो, ये कोई मायने नहीं रखता है। तो ये सब वहाँ है। फिर उसके बाद है कि स्वतंत्र न्यायपालिका है कि स्विट्ज़रलैंड की जो जुडिशरी है उस पर कोई इंटरफेयर नहीं है, वो स्वतंत्र रूप से काम करती है, प्रोफेशनल ढंग से काम करती है। लेकिन एक चीज़ में वो अपने आप में अद्वितीय है, या ये कहें कि वहाँ संघीय व्यवस्था से थोड़ा कम मेल खाती है। कि आमतौर पर ये होता है कि जहाँ भी हम स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका
हो की ज़रूरत महसूस करते हैं, वैसे तो वो हर व्यवस्था में ज़रूरी है, लेकिन जब बात संघीय व्यवस्था की है तो वहाँ और भी ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि उसे संविधान का कस्टोडियन घोषित किया जाता है, जो सुप्रीम कोर्ट जिस भी देश का होता है। और अगर केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन में कहीं कोई टकराव आता है या उनके लेकर कोई व्याख्या का सवाल उठता है, तो फिर उसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ही करता है। तो और अगर केंद्र कुछ ऐसे बदलाव करता है जो गलत हैं, संविधान के विरुद्ध हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति हासिल होती है, जुडिशियल रिव्यू की। और उसमें यह भी पावर उसे होती है कि अगर उसे ऐसा लगता है कि जो अमेंडमेंट है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, या फिर वो किसी भी तरह के संविधान के किसी भी प्रावधान का, उपबंध का अगर वो उल्लंघन करता है, तब फिर वो उसे रद्द भी घोषित कर सकता है। लेकिन स्विस संघीय जो न्यायपालिका है या फेडरल जो जुडिशरी है, उसको केंद्रीय जो व्यवस्थापिका या कार्यपालिका द्वारा निर्मित कानून या जो आदेश हैं उन पर न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार नहीं है। हालांकि वो जो कैंटेन की व्यवस्थापिका या सरकारों द्वारा जो भी कोई कानून निर्मित होता है या आदेश जारी होता है, उस पर वो जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। तो ये एक अपने आप में एक थोड़ा अपवाद है यहाँ ये, और जब हम जुडिशरी के चैप्टर पे आएंगे तब इस पे और ज़्यादा विस्तृत ढंग से बात करेंगे। फिर एक विशेषता मानी जाती है कि संघीय व्यवस्था में दोहरी जो नागरिकता होती है, जैसे अमेरिका है, अमेरिका में एक तो यूएसए की नागरिकता होती है और एक उस प्रांत की जिसके वो रहने वाले हैं। भारत में एकहरी नागरिकता है। तो स्विट्ज़रलैंड में तिहरी नागरिकता है, खूब एक और भी वो एक कदम आगे है, यानी कि वहाँ कैंटेन की नागरिकता तो है ही है और स्विट्ज़रलैंड की भी सिटीजनशिप है। उसके अलावा वहाँ जो म्यूनिसिपैलिटी है, जैसे हम नगर पालिका जिसे कहते हैं, उसका भी नागरिक होता है। तो स्विट्ज़रलैंड इस मामले में अन्य देशों की जो संघीय व्यवस्थाएं हैं उनसे भी 2 कदम आगे है। फिर है कि स्विट्ज़रलैंड की सभी संघीय व्यवस्था में भी वहाँ जो कैंटेन है उनको अपना संविधान बनाने की इजाज़त है। जैसे अमेरिका में प्रत्येक प्रांत का अपना संविधान, भारत में ऐसा उदाहरण केवल कश्मीर के मामले में था। बाद में कश्मीर में अब जो 2019 के अंदर जो जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना, तो उसमें उसको वहाँ के जो संविधान की जगह वो ख़त्म हो गई। हाँ, लेकिन जो स्विट्ज़रलैंड में कैंटेन है उनको संघ से या अलग होने का हक नहीं है, उनके साथ जुड़े रहेंगे। संविधान संशोधन में भी कैंटेन है वहाँ, जो प्रांत जिसे कहते हैं हम अपनी भाषा में, तो उनको भी भागीदारी की इजाज़त रहती है। अब मूल बात आती है कि भारत और जो स्विस संघीय व्यवस्था है उसमें क्या अंतर है। तो जो भारतीय संघीय व्यवस्था है उसमें जो द्वितीय सदन है उसमें सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व नहीं है। बड़े राज्यों को ज़्यादा प्रतिनिधित्व है, छोटे राज्यों को कम प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। लेकिन स्विट्ज़रलैंड में सभी प्रांतों को बराबर प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। तो इस मामले में वो अंतर है। नागरिकता का अंतर है, भारत में इकहरी नागरिकता है, स्विट्ज़रलैंड में ये नागरिकता तिहरी है। म्यूनिसिपैलिटी, कैंटेन और स्विस फेडरेशन। फिर संघीय न्यायालय की शक्ति का भी अंतर है। जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है उसे जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है वो जो संघ सरकार के विरुद्ध भी है और प्रांतीय सरकारों के विरुद्ध भी है। और भारत में ये पावर केवल सुप्रीम कोर्ट के पास ही नहीं बल्कि हाई कोर्ट के पास भी है। और यहाँ तक कि संविधान संसद को ये इजाज़त देता है कि वो चाहे तो और भी निचले स्तर की जो न्यायपालिका की संस्थाएं हैं उनको भी ये पावर दे सकता है। लेकिन अभी की स्थिति में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है। फिर संविधान संशोधन में राज्य की भूमिका में भी अंतर है।
भारत में केवल उन्हीं मामलों में संविधान संशोधन के केवल उन्हीं मामलों में प्रांतों से अनुमोदन आवश्यक है, आधे राज्यों का से, जो संघीय मामलों से जुड़े हैं। लेकिन स्विट्ज़रलैंड में ऐसा कोई विभाजन नहीं, वहाँ हर संविधान संशोधन को जो प्रांतों के लिए अनुमोदन के लिए जाना होता है, जनता के रेटिफिकेशन के लिए जाना होता है। तो ये बेसिक अंतर हो जाता है। भारत में केवल उन्हीं मामलों में आधे से राज्यों की विधानसभाओं से अनुमोदन पास होना होता है जिन प्रावधानों का संबंध संघीय व्यवस्था से जुड़ता है। फिर इसमें है कि शक्ति विभाजन का अंतर है, जो डिवीजन ऑफ पावर है केंद्र और राज्यों के मध्य, वो भारत और स्विस संविधान में उसका अंतर है। भारतीय संविधान में इसके लिए 3 सूचियाँ बनाई गई हैं, जो लिस्ट बनी है। एक संघ सूची है जिसमें संघ सरकार को पावर दी गई है कि इन विषयों पर वो कानून बना सकती है। दूसरी समवर्ती सूची है, दूसरी राज्य सूची है जिन पे प्रांतों को ये बताया गया है कि इन विषयों पे कानून प्रांत बनाएंगे। और तीसरी एक समवर्ती सूची है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, और टकराव की स्थिति में केंद्र द्वारा निर्मित कानून है वो अधिक महत्वपूर्ण होगा और प्रभावी होगा। तो ये जो अंतर वहाँ है। लेकिन हालांकि अपने यहाँ एक चीज़ और भी बताई गई है कि जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो केंद्र के पाले में जाएंगे। अगर समय के साथ नई शक्तियों का सृजन होता है तो वो केंद्र के पास रहेंगी, वो राज्यों के पास नहीं रहेंगी। लेकिन स्विस संविधान में ये विभाजन है, ये गणना और अवशेष के सिद्धांत पे हुआ है। गणना और अवशेष के सिद्धांत को अमेरिकी संविधान ने भी फॉलो किया है। वहाँ केंद्र को शक्तियाँ बता दी जाती हैं, गिना दी जाती हैं, गणना कर दी जाती हैं, उसके बाद वो शेष शक्तियाँ प्रांतों के पास रहती हैं। तो जहाँ भी डिवीजन ऑफ पावर है वो जो गणना और अवशेष के सिद्धांत पे होता है, तो फिर वहाँ राज्य ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं केंद्र की बनिस्बत। लेकिन भारत में केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली है। तो स्विट्ज़रलैंड में राज्यों कैंटेन हैं, उनके पास ज़्यादा पावर है और संघ की शक्तियाँ गिना दी गई हैं। तो ये शक्ति विभाजन का अंतर है। एक इसमें एक बात और है कि जैसे 2 तरह के संविधान होते हैं, केंद्रोन्मुखी संघवाद होता है और एक केंद्र विमुखी संघवाद होता है। तो इसमें केंद्रोन्मुखी संघवाद का मतलब होता है कि जिसमें केंद्र के पास शक्तियाँ ज़्यादा होती हैं और प्रांतों के पास शक्तियाँ कम होती हैं। उसका उदाहरण भारत है। और जो एक केंद्र विमुखी जो संघवाद होता है उसमें जो केंद्र के पास शक्तियाँ कम होती हैं और प्रांतों के पास शक्तियाँ ज़्यादा होती हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि संघीय व्यवस्था के निर्माण की प्रोसेस क्या है। जैसे स्विट्ज़रलैंड हो या अमेरिका हो, वहाँ प्रांतों ने मिलकर संघ का निर्माण किया है, इसलिए वो संघ के निर्माण की प्रोसेस प्रांतों से शुरू हुई है। इसलिए प्रांतों ने अपने पास शक्तियाँ ज़्यादा रखी और संघ को शक्तियाँ कम दी। भारत में जो संघीय व्यवस्था है वो केंद्र से राज्य की ओर आई है। वो इसलिए आई है कि अंग्रेज़ों ने भारत को आज़ाद किया, उसके बाद जब कानून बना तब केंद्र ने अपने आप को शक्तिशाली रखा और राज्यों को कम शक्तियाँ दी। तो ये भी एक बेसिक अंतर होता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है। भारत के साथ आपको तुलना भी बताई है और अलग से भी हमने इस पर जिक्र किया है। और अगले वीडियो में हम किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।